साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्षकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्षकार। आज अपन देखते हैं काव्य दोष। इससे पूर्व अपन ने काव्य गुण देखे थे। किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य का रसास्वादन करने के लिए उसमें कुछ गुण होते हैं, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था पिछले हमारे वीडियो में। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। आज अपन देखते हैं काव्य दोष। साथियों, यदि इसको अपन सीधा समझें तो काव्य में गुण नहीं होना ही काव्य दोष कहलाता है। काव्य में गुण नहीं होना ही काव्य दोष है। काव्य हम क्यों पढ़ते हैं, काव्य की रचना क्यों करते हैं? ताकि लोगों को आनंद आए, आनंदानुभूति हो, रसास्वादन किया जाता है काव्य का। और जब काव्य के रसास्वादन में कुछ कमी रह जाए, काव्य को पढ़ते पढ़ते आनंद में कुछ कमी रह जाए, आनंद में बाधा उत्पन्न हो जाए, बस वही काव्य दोष कहलाता है। कई बार अपन देखते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बने हुए, स्वादिष्ट मिष्ठान बना हुआ, हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट बना हुआ है, गलती से उसके अंदर रंग रूप बहुत बढ़िया है, पर गलती से उसके अंदर शक्कर की जगह नमक पड़ जाए। अब देखिए उसकी क्या हालत होती है। कुछ यही चीज़ काव्य में दोष कहलाती है। बहुत ही अच्छी दाल है, खाना खा रहे हैं, पर खाते खाते दाल में कंकर आ गया, पूरा मज़ा खराब, पूरा मज़ा किरकिरा। इसी प्रकार काव्य के रसास्वादन को जब अपन करते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, काव्य का रसास्वादन करते हैं, काव्य की में जब आनंदानुभूति होने लगती है, काव्य का पठन करते हैं और पढ़ते पढ़ते हमको कुछ बाधा उत्पन्न होती है, यही कुछ शब्द, यही कुछ तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। आइए काव्य दोष की परिभाषाएं अपन देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने इसकी परिभाषाएं दी है। सबसे पहले अपन देखते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा है, गुणों का अभाव ही दोष है। यानी गुण नहीं होते हैं, गुणों का अभाव ही दोष है। आचार्य मम्मट, वे तत्व जो मुख्यार्थ में बाधक हैं, वे तत्व जो मुख्यार्थ में बाधक हैं दोष हैं। ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है। और आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने कहा है, दोष वे तत्व हैं जो मुख्यार्थ का अपकर्ष करते हैं, जो मुख्यार्थ का अपकर्ष अर्थात रस की हानि करते हैं, वे काव्य दोष कहलाते हैं। परिभाषा के बाद में आइए अपन देखते हैं काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे रूप से काव्य दोष चार प्रकार के, चार विभिन्न भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। पहला है शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो ये चार प्रकार के दोष काव्य में पाए जाते हैं। शब्दगत, वाक्यगत, अर्थगत और रसगत। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी साहित्य की परीक्षा होने वाली है। उनके काव्य दोष, सीधा सीधा काव्य दोष 1 नंबर का प्रश्न आता है। काव्य गुण और दोष मिलाकर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसकी परिभाषाएं बड़े ध्यान से देखें और इनके जो प्रकार हैं, प्रकार से संबंधित उदाहरण हैं, आप ज़रूर इसको देखें। आइए अब अपन इसके जो हैं विभिन्न प्रकार, चाहे शब्दगत हो, चाहे वाक्यगत हो, चाहे अर्थगत हो या रसगत हो, विभिन्न प्रकार हैं, उनका विस्तार से
अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं शब्दगत दोष। और शब्दगत दोष में सबसे पहला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। जहाँ सुनने में कड़वापन लगता है, कोमल रसों के साथ कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, श्रृंगार में रेफ वर्ण और ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। आप लोगों ने पिछले काव्य गुणों में देखा होगा, माधुर्य गुण में जहाँ श्रृंगार रस होता है और वहाँ पर रेफ वर्णों का प्रयोग नहीं होता। रेफ वर्ण यानी जो र के विभिन्न रूप हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, और ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग भी नहीं होता, यानी ट ठ ड ढ ण का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है। परंतु यदि माधुर्य गुण में कहीं पर इन श्रुति कटुत्व या इस प्रकार के रेफ वर्ण या ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग कहीं कर दिया जाता है तो वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि रेफ वर्ण और ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग ओज गुण के साथ होता है। यदि ओज गुण की रचना है और वहाँ पर यदि इनका प्रयोग है तो वहाँ पर ये गुण हो जाएंगे, किंतु माधुर्य गुण के साथ ये क्या हो जाएंगे, काव्य दोष हो जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं। देखत कबू को तक इते, देखो नेकु विचारी, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगूर निडारी। देखिए, श्रृंगार रस की रचना है, पर इस रचना के अंदर आप देखिए ट वर्ग के वर्णों की बाहुल्यता है। इकटक, ट यहाँ आ गया, ट आ गया, ड आ गया, ट आ गया, ट ट ड। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के साथ यदि ये ट वर्णों का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होगा। पावन पद वंदन करके प्रभु, कब कार्तार्थ्य मिले मुझको। यहाँ पर ये जो कार्तार्थ्य है ये एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कर्ण कटु है, कर्णों को प्रिय नहीं लगता। ये इस प्रकार के रेफ वर्णों का प्रयोग ओज गुण में होता है। सामान्यतः इस प्रकार के पदों के अंदर जहाँ पर श्रृंगार रस के हैं, शांत रस के हैं, उन पदों में इस प्रकार के रेफ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, यहाँ सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जहाँ वीर रस हैं, रौद्र रस हैं, वीर रस, रौद्र रस, इनमें श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग जब होता है तो उन्हें दोष नहीं गुण माना जाता है, क्योंकि यही वहाँ पर वीर रस के अंदर ओज गुण के साथ मिलकर रेफ वर्ण हैं चाहे ट वर्ण के हैं, ये सभी काव्य गुण बन जाते हैं। आइए इसके बाद में अगला अपन देखते हैं च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष जहाँ व्याकरण संबंधी दोष होता है तथा भाषा में संस्कार गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। यानी व्याकरण संबंधी जहाँ पर भी दोष होगा वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष कहलाएगा। उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझते हैं। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन सीता जब बोला। अब सीता देखिए स्त्रीलिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर बोला पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग की क्रिया है। यहाँ पर एक व्याकरण संबंधी दोष है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। इसी प्रकार इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। ये निराशता अपने आप में एक व्याकरण संबंधी त्रुटि मानी जाती है। निराशा को छोड़ो, इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम, यह होना चाहिए यहाँ पर यह निराशता आ गया, इसका मतलब यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष कहलाएगा। अगला देखते हैं अपन। फूलों की लावण्यता देती परमानंद। फूलों की लावण्यता देती परमानंद, खिले फूल सब गिरा दिए हैं। ये अगला है। फूलों की लावण्यता, लावण्यता यहाँ पर लावण्य ही इसका एक सही शब्द का प्रयोग होगा। लावण्यता व्याकरण संबंधी इसको दोष माना जाएगा। लावण्यता फूलों की सुंदरता के लिए नहीं प्रयोग में आती है। फूलों की
लावण्यता नहीं होती है। फूलों की लावण्य देती परमानंद, तो लावण्यता यहाँ पर चित्त संस्कृति दोष यहाँ पर माना जाएगा। खिले फूल सब गिरा दिया है, खिले फूल सब गिरा दिया है। खिले फूल देखिए यहाँ पर ये बहुवचन है, पर सब गिरा दिया है, ये यहाँ पर व्याकरण संबंधी दोष है। सब गिरा दिए हैं, दिए होना चाहिए या तो यहाँ पर ये चित्त संस्कृति दोष कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है ग्रामत्व दोष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामत्व गांव का, अपन आम भाषा में कहते हैं कई बार, क्या ग्वारों की तरह बोलते हो। जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा व बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है तो उसे ग्रामत्व दोष कहते हैं। कई बार अपन देखते हैं बढ़िया अवधी भाषा का प्रयोग है, बढ़िया ब्रज भाषा का प्रयोग है, अच्छी खड़ी बोली का प्रयोग है, और बीच में ही कहीं ठेठ ग्रामीण भाषा का कोई शब्द आ जाता है तो वहाँ पर ये ग्रामत्व दोष कहलाता है। उदाहरण के द्वारा अपन इसको स्पष्ट करते हैं, देखते हैं। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता का बखान किया गया है, उनके मुकुट, उनके सिर पर मुकुट शोभायमान है, इसका वर्णन किया गया है। पर यहाँ पर कवि लिखता है कि मूंड पे मुकुट, ये मूंड जो शब्द है ये ठेठ ग्रामीण शब्द है, मूंड नहीं, ये मूंड मुंडी ये बिल्कुल ग्रामीण शब्द है, देहाती शब्द है, यहाँ पर ग्रामत्व दोष है। आगे देखते हैं अपन। पड़े खटोले पे रहे नींद न आई रात, पड़े खटोले पे रहे नींद न आई रात। खटोले पे, ये खटोले चारपाई को कहते हैं, ये ग्रामीण शब्द है, देहाती शब्द है। तो यहाँ पर जब बहुत ही अच्छी रचना कर रहा है कवि, पर यहाँ पर बीच में ये खटोला शब्द आ गया है, यहाँ पर एक ग्रामत्व दोष अपन कह सकते हैं। खटोले यह ग्रामीण देहाती शब्द है और इसका अर्थ होता है चारपाई। आगे देखते हैं अपन। तीसरा एक और उदाहरण देखते हैं इसको ग्रामत्व दोष का। खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारी नकी, खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारी नकी। खोपरी, खोपड़ी को कहते हैं, और खोपड़ी भी बिल्कुल ग्रामीण शब्द है। खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारी नकी, खोपरी भी यानी खोपड़ी ये भी ग्रामीण देहाती शब्द है, और पनैया कहते हैं जूते को, ये भी बिल्कुल ग्रामीण शब्द है। ये बिल्कुल ये एक साहित्यिक शब्द अपन इसको नहीं कह सकते। यानी यहाँ पर इस साहित्य में ऐसा लग रहा है कि ये शब्द जैसे कोई पैबंद लगा दिए गए हों। पैबंद का मतलब होता है, मारवाड़ी में कहते हैं अपन, ये जैसे कोई कपड़ा फट जाता है और दूसरा कपड़ा उसके ऊपर चिपकाते हैं अपन, वो पैबंद कहलाता है। तो ये बिल्कुल ये ग्रामीण दोष है, ग्रामत्व दोष कहलाता है। आइए अगला देखते हैं अपन। आगे आता है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व शब्द बना है अश्लील से, और अश्लील का मतलब होता है लज्जाजनक, जिसको बोलते और सुनते समय थोड़ा सा अपन को मन में एक लज्जा आती है, चार आदमी के सामने अपन उसको बोल नहीं सकते। अभद्रता सूचक चीज़ को अपन कह सकते हैं, असाहित्यिक शब्द कह सकते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। जब काव्य में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक व लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो कविता में भद्दापन उत्पन्न होता है और पाठक के मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। इसे अश्लीलत्व दोष कहते हैं। पढ़ते पढ़ते एकदम लज्जा आती है, यार क्या लिख दिया। ये भाव जब आते हैं, लज्जाजनक शब्द होते हैं, असाहित्यिक शब्द, यहाँ पर अश्लीलत्व दोष कहलाता है। एक उदाहरण से अपन इसको देखते हैं। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। देखिए आप इसको, दस्त से खाना खिलाया। दस्त शब्द आते ही मन में एक ग्लानि सी, लज्जाजनक एक भाव आते हैं। साहित्य में इसको अपन सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाते हैं, छी। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। प्रथम दृष्टया यानी काव्य को पढ़ते ही, अर्थ चाहे उसका कुछ भी लगे, जब पढ़ते ही अपन को इस प्रकार के मन में घृणा के भाव आते हैं, मन में इस प्रकार के लज्जाजनक शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर अश्लीलत्व दोष कहलाता है। हालांकि इसका दोष अश्लीलत्व नहीं है,
इसको अपन पढ़ते हैं। दस्त का मतलब होता है हाथ, दस्त का मतलब होता है हाथ। तो दस्त से खाना खिलाया, मैंने अपने दोस्त को अपने हाथ से खाना खिलाया। पर ये अर्थ तो करेंगे जबकि बात है, पढ़ते ही अपने मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। पेशाब वैसे तो इसका पढ़ते ही दिमाग में आता है मूत्र, पर इसको साहित्य की दृष्टि से में यदि अपन बांटेंगे, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पेश प्लस आब, पेश यानी पेश करना, प्रस्तुत करना, और आब ये पेश प्लस आब। आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है पानी, और पेश का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पेश करना। तो प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया, मैंने पानी प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल सामान्य अर्थ है, पर इसको पढ़ते ही अश्लीलता झलकती है, लज्जाजनक शब्द अपन को महसूस होते हैं, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष है। लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। यहाँ पर थूक कर चाटना, यद्यपि साहित्य में इस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग होता है, पर ये थूक कर चाटना जैसे ही आता है ये थोड़ा लज्जाजनक शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष। लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप, तो ये साहित्य में यहाँ पर भी ये लज्जाजनक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला अपन देखते हैं क्लिष्ट, क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं, क्लिष्ट यानी कठिन, क्लिष्ट यानी कठिन। जहाँ शब्दार्थ आसानी से समझ न आए, जहाँ पर शब्दार्थ आसानी से समझ में न आए वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। बार बार पढ़ने पर अपन को अर्थ थोड़ा समझ में आता है, वहीं पर अपन कह सकते हैं क्लिष्टत्व दोष है। एक उदाहरण के अपन देखते हैं, क्योंकि इसका शब्दार्थ अलग होता है और इसका जब भावार्थ करेंगे तो उस अर्थ में अर्थ डूबे हुए हैं, तो इसलिए इसका क्लिष्टत्व दोष होता है। देखिए अपन करते हैं अपन, मंदिर अरद अवधि बधी हम सो हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बनत अब सब खात। मंदिर अरद अवधि बधी हम सो हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बनत अब खात। सूरदास जी का एक पद है, विरह श्रृंगार की रचना है, और यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं, और गोपिकाओं को कृष्ण भगवान वादा करते हैं। क्या वादा करके गए थे? वो वादा करके गए थे, अब इसको सामान्य अर्थ में अपन इसको पढ़ते हैं तो अपन को इस अर्थ समझ में नहीं आ रहा इसका, पर इसको अपन एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जैसे देखिए आप, मंदिर अरद, मंदिर अरद का मतलब होता है एक पक्ष, एक पक्ष, और एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। इसी प्रकार हरि आहार, हरि कहते हैं शेर को, हरि कहते हैं शेर को, आहार यानी भोजन, शेर का भोजन। वेद, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। नखत, नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। जोरी, जोड़ना। अरद, अरद यानी आधा, अरद यानी आधा, जोरी यानी जोड़कर, करी। अब देखिए इसका अपन अर्थ करते हैं। मंदिर अरद अवधि बधी हम सो हरि आहार चली जात। अब वो कहती है गोपिकाएं कि कृष्ण जब 15 दिन में आने का हमें कह के गए थे कि मैं 15 दिन से वापस एक पखवाड़े से वापस आ जाऊंगा। गोपिकाएं कहती है उद्धव जी को कृष्ण भगवान हमसे कह के गए थे, वो उलाहना देती है कि 15 दिन में आने का कह गए थे। मंदिर अरद अवधि बधी, अब ये 15 दिन में तो कह के गए, 15 दिन में आए नहीं। अब ये कह रही है कि अवधि बधी, वो अवधि बीत गई। हम सो हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि यानी शेर, शेर का आहार। शेर का आहार क्या? शेर का आहार मांस, यानी शरीर का मांस, यानी चली जात, हमारा मांस सूखा गया, यानी हम सूख कर दुबली हो गई हैं, पतली हो गई है, हम बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं। वेद नकत ग्रह जोरी अधि, वेद नकत, वेद यानी 4, 4 में नक्षत्र जोड़े 27, 27 में ग्रह जोड़े 9, इन सबको जोड़ें तो ये हो जाएगा 40। जोरी, जोरी अरद, अरद इसका आधा करें, आधा करेंगे तो ये हो जाएंगे
20। अब ये कह रहे हैं कि 15 दिन का कह के गए थे और हमें कितने, या कृष्ण भगवान को अभी तक गए हुए 20 दिन हो गए, यानी वो आ नहीं रहे हैं। तो अब वो कह रही है कि हमसे अब रहा नहीं जाता, यानी वो कह रही है कि वो 15 दिन का कह के गए थे और आज 20 दिन होने को आए हैं, हम बिल्कुल उनके वियोग में सूख कर कांटा हो गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए कि कितनी कठिन गणित है ये। तो सामान्य अर्थ इसका अपन नहीं कर सकते, सामान्य पाठक इसका अर्थ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको कलिष्टत्व दोष कहलाता है। एक और अपन इसको देखते हैं, अजा सहेली ता रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। अजा, अजा कहते हैं बकरी, अजा सहेली, बकरी की सहेली, भेड़, ता रिपु, अब भेड़ का रिपु, भेड़ का दुश्मन, रिपु कहते हैं दुश्मन को, भेड़ का दुश्मन बुट कहते हैं। मारवाड़ी के अंदर एक कांटा होता है जो जंगलों में पाया जाता है, जो उसकी ऊन के अंदर उसकी खाल के ऊपर वो चिप जाते हैं। अजा सहेली ता रिपु यानी भुट, कांटा, ता जननी भरतार, और उस कांटे की जननी, वो कांटा कहाँ पैदा होता है? धरती माता के ऊपर पैदा होता है, धरती पर पैदा होता है। ता जननी भरतार, और उस जननी का भरतार, भरतार कौन? धरती का पति कौन? आकाश। धरती को हरी भरी कौन करता है? आकाश करता है। ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को, और आकाश के सुत, ताके सुत यानी आकाश का सुत। अब आकाश का पुत्र कौन? आकाश का पुत्र, आकाश का अवतारी पुरुष कहा गया है, अर्जुन को कहा गया है। आकाश का अवतारी पुरुष किसे कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। ताके सुत को मीत को, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। ताके सुत, सुत कौन? अर्जुन। अर्जुन के मिता के सुत को मीत, इसका मित्र कौन? अर्जुन का मित्र कौन? कृष्ण को सुमिरे बारंबार, यानी अजा सहेली तारिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार, यानी श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमन करना है, बारंबार याद करना है, कृष्ण भगवान का बारंबार सुमिरन करना है। बात बहुत छोटी सी है, पर इसको इतना घुमा फिरा कर साहित्य की दृष्टि से क्लिष्ट बना दिया गया है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये क्लिष्टत्व दोष है। एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं। 4 मिलिया 64 खिलिया, 4 मिलिया 64 खिलिया, कर बीसन की जोड़, उर से उर जद मिल गया रूह करोड़। 4 मिलिया 64 खिलिया, कर बीसन की जोड़, उर से उर जद मिल गया, खिल गया रूह करोड़। राजस्थानी का दुआ है, बहुत अच्छा दुआ। दो मित्र, दो प्रेमी लंबे समय बाद मिलते हैं, और लंबे समय बाद में जब मिलते हैं तो देखिए आप, उनकी बाहें खिलती है और बड़ा क्या दृश्य होता है। तो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो 4 मिलिया, क्या मिली? 2 आंखें इसकी और 2 आंखें इसकी, दोनों साथियों की 2 आंखें, दोनों प्रेमियों की 2 आंखें, 4 आंखें, 4 मिलिया, ये 4 आंखें हैं। 64 खिलिया, जैसे ही आंखें मिली मुस्कुराहट आई। एक के मुंह में 32 दांत, 2 के मुंह में 64, 2 के मुंह में 64। 4 मिलिया 64 खिलिया, इसको 64 कर दें अपन। 4 मिलिया 64 खिलिया, जैसे ही 4 आंखें मिली 64 दांत खिले, यानी दोनों मुस्कुराए, एक दूसरे को देखकर आनंदानुभूति हुई। और कर बीसन की जोड़, और बीसन, 20 कौन? 5 अंगुलियां, 5 ये और 5 ये, इस प्रकार ये कर बीसन की जोड़, यानी मतलब 10 अंगुलियां इसकी जुड़ी और 10 उसकी जुड़ी, कितने जुड़ गए? 20। यानी दोनों ने हाथ जोड़कर राम राम किया, हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। तो 4 मिलिया 64 खिलिया, कर बीसन की जोड़, आंखें मिली, मुस्कुराए और एक दूसरे को नमस्कार किए, प्रणाम किए, अभिवादन किया। उर से उर जद मिल गया, उर से, और दोनों को जैसे ही मिले, उर से उर मिले, दोनों के हृदय मिले, दोनों के दिल मिले, खिल गया रूह करोड़। और शरीर के ऊपर जो रोएं होते हैं, वो कहते हैं कि 1 करोड़ रोएं होती है एक शरीर के ऊपर, 2 करोड़ों रोएं एक साथ खिल गए, पुलकित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया उनका। ये इसका एक भावार्थ था, सरलार्थ था। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि सामान्यतः इसको जब अपन पढ़ते हैं तो ये समझ में
नहीं आता है। तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं ये कलिष्टत्व दोष है।